मुंबई की चमकदार रोशनी के बीच जहां हर कोई अपने सपनों के दौड़ में लगा था, वहीं नील प्रजापति एक अलग ही जंग लड़ रहा था। 19 साल का ये लड़का औसत दिखने वाला था, लेकिन उसकी 6 फीट की लंबाई और अच्छी बनावट वाली काया उसे अलग पहचान देती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद सपनों की, शायद जिद की, या फिर उस संघर्ष की जो हर रोज वो करता था। नील मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। उसके माँ बाप गरीब थे और यही वजह थी नील को उनसे पैसे मांगने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो जानता था कि हर एक रुपया उसके माँ बाप के कितने मेहनत का नतीजा है, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया था। दिन में कॉलेज और रात में होटल में पार्ट टाइम काम, यही थी नील की डेली रूटीन। होटल का माहौल हमेशा चहल पहल भरा रहता था, जहां नील के साथ उसी के उम्र के कुछ लड़के भी काम करते थे। वे सब मिलकर काम को थोड़ा हल्का बना देते थे। आज भी रात का शिफ्ट शुरू हो चुका था और नील अपने काम में लग चुका था। तभी उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने कहा, अरे नील, कुछ दिनों में समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तो क्या प्लान है? कहीं बाहर जाने का प्लान करे, कोई ट्रिप प्लान करते हैं ना। उस लड़के के साथ कुछ और लड़के लड़कियां भी थे। उनमें से एक लड़की काफी खूबसूरत थी, जो उत्सुकता से नील की तरफ देख रही थी। नील ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक और पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, वेकेशन में डबल काम करूंगा। ये सुनकर वो लड़का चिढ़ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं होगा यार, ऐसे ही मरेगा तू काम करते करते। अरे जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी ना है। नील कुछ जवाब देता, इससे पहले ही होटल के एक रूम से ऑर्डर आया, खाना और कुछ प्राइवेट चीजों का। ऑर्डर सुन के वहां मौजूद लड़के लड़कियां शर्मा गए। कुछ ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। नील ने बिना कुछ कहे ऑर्डर के ट्रे को उठाया और उस रूम की तरफ निकल पड़ा। होटल के लंबे गलियारे से गुजरते हुए उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। उसे इस तरह के ऑर्डर पसंद नहीं थे, लेकिन काम तो काम होता है। रूम नंबर 307 पर पहुंचकर नील ने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक करीब 25 साल का आदमी बाहर आया। वो अभी शावर से आया था। उसके बाल अभी भी गीले थे। महंगे ब्रांडेड कपड़े, कलाई पर चमकती घड़ी, देखने में काफी अमीर लग रहा था। उसका पूरा ऑरा ही अलग था, जैसे पैसे की कोई कमी ना हो। अंदर लाओ, उस आदमी ने लापरवाही से कहा। नील ऑर्डर लेकर रूम के अंदर गया। रूम काफी लग्जरियस था, बड़े बेड, महंगे फर्नीचर, हर चीज में अमीरी झलक रही थी। लेकिन जैसे ही नील ने अपनी नजर रूम में घुमाई, वो सदमे में आ गया। उसके हाथ से ट्रे लगभग गिरते गिरते बची। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, सिर्फ तौलिए में लिपटी हुई। वो अपनी फोन चला रही थी, बिल्कुल बेपरवाह। नील के मुंह से अनजाने में निकला, रिया, तुम यहाँ? रिया, रिया नोएल, वही रिया जो नील की गर्लफ्रेंड थी, वही रिया जिसे नील ने अपना सब कुछ माना था, जिसके लिए उसने अपनी गरीबी को भी छुपाने की कोशिश की थी, जिसके लिए छोटे छोटी खुशियां देने की कोशिश की थी। रिया ने नील को देखा और शॉक्ड रह गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव आए, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गए। नील उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब जैसे गले में अटक गए थे। रिया, रिया, ये सब क्या है? तुमने कहा था तुम अपनी सहेली के साथ। रिया ने उस आदमी की ओर देखा। उस आदमी ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ नील को देखा, जैसे वो किसी कीड़े को देख रहा हो। फिर रिया ने एक ठंडी आवाज में कहा, देखो नील, तुम मेरे दोस्त थे और मैं नितिन से। उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया, उससे प्यार करती हूँ, बस इतना ही। नील के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने कहने की कोशिश की, लेकिन जो वादे तुमने किए थे, जो तुमने कहा था हम साथ रहेंगे, कि अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। रिया ने तेवर दिखाते हुए कहा, कौन से वादे? और जरा अपनी हालत तो देखो। तुम्हें लगता है मैं जिंदगी से खुश रहूंगी होटल में काम करने वाले के साथ? उसकी आवाज में नफरत थी। तुम जा सकते हो, तुम्हारे जैसे ऑप्शंस की मुझे कोई जरूरत नहीं, समझे? नितिन ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे भाई, बिल काउंटर पर दे देना, और हाँ, अगली बार जल्दी आना, समझे? उसकी आवाज में व्यंग था। नील बिल्कुल शॉक था। एक पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। जिस लड़की के लिए उसने रातों रात काम किया, जिसके लिए उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वो लड़की आज उसे इस तरह निकाल रही थी। नील की आंखों से अनजाने में ही आंसू गिरने लगे। वो बिना कुछ कहे रूम से निकल गया। होटल के गलियारे में चलते हुए उसे कुछ होश ही नहीं था। उसके साथी उसे बुला रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस चलता रहा। होटल से बाहर सड़क पर
मुंबई के रात के भीड़ में नील अकेला था, अपने दुख के साथ। सड़क पर एक ट्रक जस्ट उसके कुछ इंच दूर से निकल गई। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और गालियां देते हुए आगे निकल गया, लेकिन नील को कुछ भी होश नहीं था। ट्रक वाला गालियां देते हुए निकल गया, पर नील को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। नील के दिमाग में बस यादें चल रही थी। नील के दिमाग में बस पुरानी यादें चल रही थी। रिया के साथ पहली मुलाकात, अपनी पहली डेट, वो वादे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे, और फिर रिया के वो सब, तुम्हारे जैसे ऑप्शंस की मुझे कोई जरूरत नहीं। वो चलता रहा बिना किसी दिशा के। कब वो शहर के किनारे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे नदी की आवाज सुनाई दी। मुंबई में बहने वाली एक छोटी सी नदी, जिसके दोनों तरफ कंक्रीट के ढलानुमा दीवारें की संरचना थी। नील उस दीवार पर बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी, आसपास सन्नाटा था। पानी की हल्की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। नील अपने दुख में डूबा हुआ था। उसके दिल में जैसे आग जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? तभी नदी के किनारे वाली सड़क पर एक 50 साल की बुजुर्ग महिला ने चीख लगाई, बचाओ, कोई बचाओ। नील का ध्यान टूटा। उसने देखा एक लड़की व्हीलचेयर पर नदी के ढलानुमा दीवार पर से सीधा नदी की ओर तेज स्पीड में जा रही थी। शायद व्हीलचेयर का ब्रेक फेल हो गया था। नील शॉक रह गया। एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का इंसान जाग उठा। वो तुरंत उठा और तेजी से दौड़ा। व्हीलचेयर तेज रफ्तार से नीचे की ओर जा रही थी। नील पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थी। वो दौड़ता हुआ व्हीलचेयर के पास पहुंचा। व्हीलचेयर इतना तेज स्पीड में था कि नील डर गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि वो हट जाए, लेकिन फिर उसने उस लड़की को देखा, डरी हुई, इनोसेंट। नहीं, वो किसी को इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकता। नील ने अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हीलचेयर को सामने से पकड़ा, लेकिन मोमेंटम इतना ज्यादा था कि व्हीलचेयर में बैठी वो लड़की उठ गई और सीधे नील से टकराई। धड़ाम! इम्पैक्ट इतना जोर से था कि नील और वो लड़की दोनों ही सीधा नदी में गिर गए। ठंडे पानी ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। पानी में गिरते समय नील का हाथ नदी में पड़े एक सूखे बांस से टकराया और एक लंबा कट लग गया, जिससे खून निकलने लगा। तेज दर्द था, लेकिन नील का ध्यान अभी कहीं और था। पानी के अंदर नील ने देखा वो लड़की नदी में डूब रही थी। उसके हाथ पैर बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे, लेकिन वो तैर नहीं पा रही थी। शायद उसे तैरना नहीं आता था, या फिर पैनिक में वो सही से कुछ कर नहीं पा रही थी। नील ने अपने दर्द को भूलकर तुरंत एक्शन लिया। वो तैरते हुए उसके करीब गया। पानी के अंदर होने की वजह से उसे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लड़की को पकड़ा और ऊपर लाने की कोशिश की। लड़की पैनिक में थी और लगातार छटपटा रही थी, जिससे नील को और मुश्किल हो रही थी। शांत रहो, नील ने पानी के अंदर चीखने की कोशिश की, लेकिन पानी में आवाज नहीं निकली। किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर नील ने उस लड़की को किनारे की ओर खींचना शुरू किया। उसके फेफड़े जल रहे थे, बाजू से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे संघर्ष करते हुए नील उस लड़की को किनारे पर पहुंचा दिया। वो खुद भी किनारे पर चढ़ा और तुरंत उस लड़की को देखा। लड़की बेहोश हो गई थी, उसके मुंह से पानी आ रहा था। नील का दिल जैसे रुक गया। नहीं नहीं, उठो, उसने घबराते हुए कहा। उसे याद आया कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। उसने तुरंत लड़की के पेट और सीने पर प्रेशर डालना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अचानक लड़की खांसते हुए उठ गई। उसके मुंह से पानी निकला। वो लगातार खांस रही थी, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। नील को राहत मिली। थैंक गॉड, उसने कहा। लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ जिसकी नील ने कभी उम्मीद नहीं की थी। लड़की ने उसे देखा और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नील के गाल पर पड़ गया, इतने जोर से कि नील को चक्कर आ गए। ठरकी, लड़की ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मरने देते, मुझे कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी मदद की। लड़की बेहद गुस्से में लग रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो नील को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ गुनाह कर दिया हो। नील हक्का बक्का रह गया। उसका गाल जल रहा था जहां थप्पड़ पड़ा था। उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, थका हुआ था, और वो लड़की जिसकी उसने अभी अभी जान बचाई, वो उसी पर चीख रही थी। नील ने उस लड़की को देखा। उसका उम्र शायद 20-21 होगा। गीले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। मैंने तो बस, नील ने कहने की कोशिश की। बस क्या? लड़की ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। किसने कहा था तुम्हें मुझे बचाने के लिए?
मैं मरना चाहती थी, समझे। तभी वो बुजुर्ग महिला वहाँ पहुंची हाफते हुए। अरे भगवान बेटी, तुम ठीक हो? उसने लड़की से पूछा, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस नील को घूर रही थी, गुस्से से भरी हुई। नील के लिए यह सब बहुत ज्यादा हो गया था। पहले रिया ने उसका दिल तोड़ा और अब ये लड़की जिसकी उसने जान बचाई और उसी पर चीख रही थी। नील धीरे से उठा, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, हाथ से खून बह रहा था, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वो एक बार फिर से उस लड़की को देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चलने लगा। आज की रात ने नील की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था और ये तो बस शुरुआत थी। नील गुस्से में वहां से जाने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने रिद्धिका मैडम की जान बचा ली। उस पल उस औरत की नजर नील के हाथ पर लगी घाव पर पड़ी, जहां से अभी भी खून बह रहा था। पानी और खून मिलकर उसके शर्ट और बाजू को लाल कर रहे थे। उस औरत ने फिक्र भरी आवाज में कहा, हे भगवान बेटा, तुम्हें तो काफी चोट लग गई है। ये सुनकर रिद्धिका ने भी नील के हाथ पर लगी घाव को देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गिल्ट का भाव आया, उसकी आंखें थोड़ी नरम हुई, लेकिन फिर जैसे किसी दीवार ने उस इमोशंस को रोक लिया। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। फिर उस औरत जिसका नाम गीता था, नील से कहा, बेटा हमारे साथ चलो, मैडम का विला पास में ही है, अच्छी तरीके से बैंडेज कर दूंगी। ये सुनकर रिद्धिका थोड़ी गुस्से में आकर बोली, ये क्यों हमारे साथ चलेगा? ये खुद अपनी चोट ठीक कर लेगा। बड़ा शौक है ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का। उसके शब्द काफी तीखे थे, जो सीधे नील के दिल में चुभ गए। नील को गुस्सा तो आया, बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, ये लड़की अपनी जान बचाने वाले से इस तरह बात कर रही है, क्या मैंने गलती की इसे बचाकर? नील ने गीता से शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं घर जाकर खुद बैंडेज कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। ये सुनकर गीता ने रिद्धिका को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, जैसे कोई माँ अपने बिगड़ी हुई बेटी को डांटती है। फिर उसने नील को और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नील बेटा, ये हमारी वजह से हुआ है तो हम ही ठीक करेंगे, तुम चलो हमारे साथ। नील जाना नहीं चाहता था ऐसी लड़की के साथ जिसने उसकी जान बचाने के बदले में थप्पड़ मारा हो, लेकिन गीता इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे मना करना मुश्किल हो रहा था। गीता ने पास में पड़ी व्हील चेयर उठाई और थोड़ी असमंजस में नील की ओर देखा। बेटा, क्या तुम मैडम को चेयर पर बिठा दोगे? ये सुनकर रिद्धिका को और गुस्सा आया और साथ में शर्म भी। उसकी आंखों में अजीब सा द्वंद था, गुस्सा भी और असहायता भी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नील को इस लड़की की मदद करनी तो बिल्कुल नहीं थी। आखिर किसे अच्छा लगता है ऐसे इंसान की मदद करना जिसे थैंक यू कहने की जगह थप्पड़ मारा हो? लेकिन फिर भी अपना मन मारकर उसने रिद्धिका को अपने दोनों हाथों से उठाया। रिद्धिका हल्की थी, बहुत हल्की, जैसे हवा का एक झोंका। नील ने उसे सावधानी से व्हील चेयर पर बिठा दिया। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। रिद्धिका की आंखों में कुछ कहने की चाहत थी, शायद माफी, शायद शुक्रिया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। फिर नील ना चाहते हुए भी उनके साथ चल पड़ा, उनके पीछे पीछे। मुंबई की रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ देर बाद वो तीनों एक बड़े से विला के बाहर पहुंचे। विला देखने में बेहद शानदार था, ऊंची दीवारें, खूबसूरत गेट और अंदर से आती हुई हल्की रोशनी। साफ था कि यहाँ कोई बहुत अमीर इंसान रहता है। गीता ने कहा, यह मैडम का विला है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। नील ने सोचा, इतने बड़े विले में सिर्फ दो लोग, ये लड़की आखिर कौन है? तीनों अंदर गए। विला के अंदर का नजारा और भी शानदार था। महंगा फर्नीचर, बड़े बड़े सोफे, कलाकृतियां, सब कुछ वैभव की कहानी कह रही थी। रिद्धिका ने गीता से कहा, मुझे रूम में छोड़ दो। गीता ने उसे उसके रूम तक पहुंचाया। रिद्धिका अपने रूम जाकर दरवाजा बंद कर लिया, बिना नील की तरफ देखे या कुछ कहे। बाहर गीता कुछ फर्स्ट एड का सामान लिया और नील के जख्म पर लगाने लगी। एंटीसेप्टिक लगाते ही जख्म जलने लगा। नील ने दर्द को सहते हुए अपने दांत भींच लिए। गीता ने कहा, बेटा, मैडम असल में ऐसी नहीं है, बस दूसरे लोगों को पसंद नहीं कर, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। ये सुनकर नील ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा, अब तो आदत सी हो गई है इन सब की। उसके मन में रिया की यादें फिर से ताजा हो गई। आज की रात ने उसे 2 बार तोड़ा था,
पहले रिया ने, फिर इस अनजानी लड़की ने। गीता ने टॉपिक बदलते हुए पूछा, वैसे बेटा तुम इतनी रात को नदी के पास रोज आते हो क्या? नील ने कहा, नहीं बस आज ही पहली बार था, मैं तो होटल में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ये सुन गीता ने समझते हुए कहा, हाँ बेटा पैसों की जरूरत तो हर किसी को होती है, मैं भी यहाँ काम करती हूँ मैडम की देखभाल के लिए, लेकिन अब लगता है मेरी उम्र हो गई है। उसने एक गंभीर सांस ली। बेटा अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम ये काम करना चाहोगी? ये सुनकर नील को वो लड़की याद आ गई, वो थप्पड़, वो सब, वो रवैया। उसने तुरंत कहा, नहीं मुझे नहीं करना। गीता ने कहा, काफी अच्छे पैसे मिलते हैं बेटा, महीने के 50,000। ये सुनकर नील शॉक रह गया। 50,000? उस नखरे वाली लड़की को संभालने के लिए 50,000? लगता है कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। नील ने मन में सोचा, मेरे होटल में तो सिर्फ 15 ही मिलते हैं, 50,000, इतने पैसे में तो अपनी पढ़ाई भी आराम से हो सकती है और मम्मी पापा को भी भेज सकता हूँ। लेकिन फिर उसे उस लड़की की आंखें याद आ गई, गुस्से से भरी, नफरत से भरी। उसने कहा, पैसे तो अच्छे हैं पर मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर गीता ने दुख भरी आवाज में कहा, अरे उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो असल में ऐसी नहीं थी, पर अपनी परिवार से अलग कर देने के बाद से वो ऐसी हो गई है। परिवार से अलग? नील ने हैरानी से पूछा। गीता ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, उसकी कहानी बड़ी दुखद है। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन जब रिद्धिका मैडम की एक्सीडेंट हुई और वो व्हीलचेयर पर आ गई तो उनके परिवार ने उन्हें बोझ समझकर अलग कर दिया, इस बिला में छोड़ दिया, बस पैसे भेज देते हैं महीने के। नील को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन कोई परिवार अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? गीता ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, दुनिया ऐसी ही है बेटा, लोगों को सिर्फ परफेक्ट चीजें चाहिए। रिद्धिका मैडम पहले बहुत खुश रहती थी, हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अब वो सिर्फ गुस्सा और दुख में जीती है, किसी से बात नहीं करती, बस अपने रूम में रहती है। कभी कभी तो लगता है। वो क्या? नील ने पूछा। गीता ने धीरे से कहा, वो जिंदगी से हार मान चुकी है। आज भी जब व्हीलचेयर नीचे जा रही थी, मुझे नहीं लगता उन्होंने रोकने की कोशिश भी की होगी। उसने वार्ड को पूरा नहीं, लेकिन नील समझ गया था रिद्धिका सच में मरना चाहती थी और इसीलिए उसने नील पर गुस्सा निकाला, क्योंकि नील ने उसे बचा लिया। गीता ने फिर से कहा, मैं उसे बोल दूंगी कि तुम्हें बिल्कुल परेशान ना करे। प्लीज बेटा इस काम के बारे में सोचना जरूर। मुझे अपने गांव की याद आती है, मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर तुम नहीं आए तो मैडम अकेली रह जाएगी। नील ने एक लंबी सांस ली। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन 50,000 रुपया महीना, ये उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। गीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। थैंक यू बेटा, ये मेरा नंबर है। उसने एक कागज पर नंबर लिखकर नील को दिया, कल तक बता देना। नील ने नंबर लिया और उठने लगा। तभी उसकी नजर रिद्धिका के कमरे की तरफ गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। क्या वो सच में इतनी बुरी थी या फिर टूटी हुई थी? नील ने सिर हिलाया। उसे क्या फर्क पड़ता था, उसकी अपनी जिंदगी इतनी बिखरी पड़ी रही थी। वो वहां से निकलने लगा। गीता ने उसे गेट तक छोड़ा। ध्यान रखना बेटा, गीता ने कहा, और हाँ अपने हाथ का ख्याल रखना, रोज दवा लगाना। नील ने सिर हिलाया और वहां से चल पड़ा। रात और गहरी हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी। नील धीरे धीरे अपने छोटे किराए के कमरे की ओर चल पड़ा। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ रिया की यादें, उसके वो कठोर सब, दूसरी तरफ रिद्धिका, वो थप्पड़, वो गुस्सा, लेकिन साथ ही गीता की बताई हुई कहानी। क्या उसे वो नौकरी करनी चाहिए? 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उस लड़की के साथ रहना। नील अपने कमरे में पहुंचा। छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ बेड, एक छोटी अलमारी और टेबल थी। दीवारों पर पेंट उखड़े हुए थे। उसने अपने गीले कपड़े उतारे और आईने में खुद को देखा। हाथ पर बड़ा सा बैंडेज था, गाल पर अभी भी थप्पड़ के निशान दिख रहे थे। क्या जिंदगी है, उसने खुद से कहा। वो बेड पर लेट गया, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। रिया की यादें, उसके साथ बिताए वो खूबसूरत पल, लेकिन आज की रात ने सब कुछ बदल दिया था। क्या प्यार सच में इतना कमजोर होता है? क्या सिर्फ पैसों से ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं? फिर रिद्धिका की याद आई। नील को अचानक एहसास हुआ, दोनों एक तरह से टूटे हुए थे। रिद्धिका अपने परिवार से और नील रिया से, लेकिन दोनों के रिएक्शंस अलग थे। रिद्धिका ने खुद को बंद कर लिया था, दुनिया से नफरत करने लगी थी, और नील क्या करेगा? उसे याद आया कि कैसे उसने आज रिद्धिका की जान बचाई थी।
बिना सोचे समझे, क्योंकि किसी को मरते हुए देखना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शायद यही उसकी ताकत थी, शायद यही उसे अलग बनाती थी। नील ने फोन उठाया और गीता का नंबर देखा। क्या उसे वो नौकरी करनी चाहिए? 50,000 रुपए उसके माँ बाप के लिए कितना फर्क पड़ सकता था। उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती थी, लेकिन रिद्धिका उसके साथ रहना आसान नहीं होगा। नील ने गहरी सांस ली। शायद शायद इस नौकरी में और भी कुछ था। शायद ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। गीता ने कहा था कि रिद्धिका अकेली रह जाएगी, और इस हालत में अकेला रहना खतरनाक हो सकता है। क्या मुझे परवाह करनी चाहिए? नील ने खुद से पूछा। वो एक अजनबी लड़की थी जिसने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नील को लग रहा था कि शायद उसे वो नौकरी करनी चाहिए। शायद सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शायद दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, अलग अलग वजहों से। नील ने फोन रख दिया। कल सोचूंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल में वो जानता था कि उसका फैसला पहले ही लिया जा चुका है।